हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऊषा दीप एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। यह है हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बेल। ये हम पहले देख चुके हैं। पी ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं। लोब उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दीज 2 लोब्स। और ये क्या है, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार देख लेते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होने के कंडीशन क्या क्या है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। तो उसका जो कंडीशन है वो लिखा हुआ है, एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड नॉट डिफर मच। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जो ऑर्बिटल जो यूज हो रहे हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, तो उनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो हाइब्रिडाइजेशन में जा सकेंगे और आपस में इंटरमिक्स हो सकेंगे। 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमको मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, sp3, sp2 एंड sp। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 1 s और 3 p ऑर्बिटल हो। तो चूंकि 1 s मिला है और 3 p मिला है, इसलिए क्या हो जाएगा, sp3। अब देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी जो होता है, जब भी हम बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी की जब भी बात करेंगे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। p कैरेक्टर किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका p कैरेक्टर कितना है। जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ते जाएगा उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर s कैरेक्टर ज़्यादा है, s कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है कि वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतने करीब है, तो वो हाइयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, बंधा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमेशा केमिस्ट्री में एक चीज़ गांठ बांध लेनी है, ये ऑलवेज ट्रू है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का या किसी भी ऑर्बिटल का यदि एनर्जी ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ये हम डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम स्थिर नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन जब थक जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तब हम स्टेबल होकर सो जाते हैं। वही चीज़ होता है केमिकल मॉलिक्यूल के साथ। जिस मॉलिक्यूल में, जिस ऑर्बिटल में एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो चूंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, तो इसलिए वो हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी कम है। तो एस कैरेक्टर के बढ़ने से ऑर्बिटल की एनर्जी घटती है, जबकि पी कैरेक्टर के बढ़ने से ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया। तो अब ऑर्डर लिख लेते हैं एनर्जी का। 3 ऑर्बिटल है हमारे पास, एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल और एक sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा sp3 में यहाँ पे एक लाइन लिख लो, s कैरेक्टर कितना है, sp3 में s कैरेक्टर कितना होगा, 25%। और p कैरेक्टर कितना है, 75%। sp3 4 ऑर्बिटल से मिलकर बना है, 1 भाग s का है और 3 भाग p का है। तो 4 में से 1 भाग मतलब 25% s कैरेक्टर हुआ, और 4 में से 3 भाग मतलब 3/4, दैट मीन्स 75% क्या है, p कैरेक्टर है। ठीक है, तो एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, 2p ऑर्बिटल का। उसके बाद किसका आएगा, sp3 ऑर्बिटल का, 2sp3। और सबसे लास्ट में किसका आएगा, 2s का। सबसे लास्ट में क्या आएगा, 2a का। तो ये हो गया एनर्जी। अगर इसको हम एनर्जी डायग्राम पे बनाना चाहें तो इस तरह से बना देते हैं एनर्जी डायग्राम। ये है हमारा एनर्जी डायग्राम। ऊपर की ओर अगर बढ़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो 2s जो होगा वो सबसे नीचे होगा। ये सबसे नीचे हमने बना दिया किसको, 2s ऑर्बिटल को। उसके बाद क्या आता है, 2sp3। तो ये हमने बना दिया 2sp3 कितना होगा, 1 2
3 4 ऑर्बिटल हमारे बने हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा 2sp3, चारों ही 2sp3 है। उसके बाद क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, p ऑर्बिटल का। और p ऑर्बिटल कितने होते हैं हमको पता है, 3, 1 2 3। एक क्या हो जाएगा px, एक हो जाएगा py और एक हो जाएगा pz। तो इस तरह से एनर्जी का डायग्राम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। सबसे ज़्यादा p ऑर्बिटल का एनर्जी, क्योंकि उसमें p कैरेक्टर कितना है 100%, इसमें p कैरेक्टर कितना है 100%, सबसे ज़्यादा एनर्जी। इसमें p कैरेक्टर कितना है 75% और इसमें p कैरेक्टर कितना है 0%। और हम जानते हैं कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी p का निकल के आया। और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, और तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, वो तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। उसके बाद क्या आएगा sp3। तो sp3 की संख्या कितनी होगी, तो इसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे, कितने ऑर्बिटल से मिलके बना है। तो एक s और 3 p से मिलके बना है, तो 4 ही क्या होंगे, sp3 ऑर्बिटल जनरेट होंगे। और सबसे लास्ट में क्या बच जाएगा, 2s। ठीक है। उसके बाद दूसरा बात कर लेते हैं हम शेप का। शेप कैसा होगा इसका, तो शेप जानने के लिए हम जानते हैं स्फेरिकल का कैसा होता है, s ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल अगर रहता तो उसका क्या होता है, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल रहता है तो उसका कैसा होता है, डम्बेल। ये हम देखे हैं, ये है डम्बेल। यहाँ पे दोनों का मिक्सअप है, कुछ p कैरेक्टर है और कुछ s कैरेक्टर है sp3 में। तो इसमें जो इसका शेप होता है, ये एक लोब थोड़ा डम्बेल हो जाता है और दूसरा क्या होता है, डम्बेल ही रहता है। तो एक छोटा लोब बनाते हैं और इसमें एक बड़ा लोब बना देते हैं। थोड़ा सा स्फेरिसिटी भी आता है और थोड़ा सा डम्बेल कैरेक्टर भी इसमें रहता है। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमको बनाना होगा तो p ऑर्बिटल जैसा नहीं बनाएंगे। p ऑर्बिटल में दोनों लोब सेम होता है, लेकिन sp3 बनाएंगे तो एक लोब को क्या करेंगे, छोटा, और एक लोब को क्या करेंगे, बड़ा बना देंगे। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा, साइज। अगर साइज की बात करें तो जब भी साइज की बात होगी तो साइज भी बच्चों p कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। तो साइज का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा, 2p, उसके बाद 2sp3, उसके बाद 2s। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, शेप हो गया, साइज हो गया, ज्योमेट्री की चर्चा करेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ज्योमेट्री कैसा होता है। तो चूंकि ये बोर्ड भर गया है तो पहले आप नोट कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, अब इसका ज्योमेट्री देख लेते हैं। लास्ट एस्पेक्ट इसका क्या है, ज्योमेट्री। कैसा होगा ज्योमेट्री, तो अब कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास 4 नंबर में है कितना, sp3 ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं 2sp3 ऑर्बिटल। तो 4 sp3 ऑर्बिटल है। 4 का मतलब इस तरह से देख लो। sp3 कैसे बनाते हैं, एक लोब छोटा, एक लोब बड़ा। एक हो गया, 2 हो गया, ये 3 है और ये 4 है। एग्जाम्पल हम मीथेन मॉलिक्यूल का ही ले रहे हैं, CH4। तो वही कार्बन का चारों एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन सा, 2s, 2px, 2py और 2pz, चारों मिलके हाइब्रिडाइज्ड होके 4 नया ऑर्बिटल बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और चूंकि 3p और 1s से बना है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हमारे पास अब कार्बन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल है। ये भी 2sp3, ये भी 2sp3, ये भी 2sp3 और ये भी 2sp3। और चारों एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, याद है। तो इसमें भी क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब जरा सोचो बच्चों, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हैं और चारों कैसा ऑर्बिटल है, sp3, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है।
और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये चारों ऑर्बिटल स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे ओरिएंट होने की कोशिश करेंगे। तो कैसा ज्योमेट्री उस केस में डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा सोचें कि एक प्लेन में ही एक स्क्वायर बना देंगे और बोल देंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे ओरिएंट हो गया, तो वो नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे क्या हो सकता है, ये चारों ऑर्बिटल अपने आप को ओरिएंट कर सकता है, लेकिन वो 3D स्ट्रक्चर बन जाता है और वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ये और एक ये, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिख रहा है बच्चों, ये इस केस में ऐसे हो जाता है और इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, जबकि अगर प्लेन में रखते तो मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता था। तो इस केस में 90 डिग्री से ज़्यादा बॉन्ड एंगल पॉसिबल है, तो अपने आप को ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे ही ओरिएंट करेगा और इसी प्रैक्टिस में ये ज्योमेट्री डेवलप हो जाता है। यहाँ कार्बन है, मान लो एक sp3 इसका ऐसा है, दूसरा sp3 एक लोब छोटा दिखा रहे हैं, तीसरा sp3 एक लोब छोटा, चौथा sp3, ठीक है। एक ऊपर, एक ऐसे और एक ऐसे। इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हमको रटना भी नहीं है कि इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, खुद समझ सकते हैं। sp3 में 4 ऑर्बिटल होता है और चारों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या करना है, स्पेस में ओरिएंट होना है, तो वो इसी ज्योमेट्री में चला जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ क्या है बच्चों, कार्बन, और यहाँ पे चारों इसका क्या है, sp3 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अगर मीथेन मॉलिक्यूल बनाना है तो हाइड्रोजन के पास भी 4 ऑर्बिटल है, कौन कौन, 1s, तो हाइड्रोजन अपना 1s लेके यहाँ आ जाएगा, एक 1s यहाँ आ जाएगा, एक 1s इसका यहाँ आ जाएगा और एक 1s यहाँ। कैसा बना रहे हैं, स्फेरिकल, क्योंकि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ से दिख रहा है कि अब मीथेन मॉलिक्यूल क्या हो गया, बन गया है कार्बन और हाइड्रोजन। तो अब ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, sp3 ऑर्बिटल यूज होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज होता है, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होता है। और इसका ज्योमेट्री कैसा होगा अगर मीथेन का पूछेगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। जो भी मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा उसका ज्योमेट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो अगर मीथेन का हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे बॉन्ड लाइन नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर जो इसको कहते हैं, CH और H, ठीक है। तो इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं तो इससे कुछ खासा पता नहीं चलता है मीथेन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो या तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो बार बार ऐसा हम ऑर्बिटल डायग्राम बना के ड्रॉ नहीं करते हैं। तो अगर मीथेन मॉलिक्यूल को 2 हाइड्रोजन, ये क्या है, प्लेनर नहीं है, ये कैसा ज्योमेट्री है, ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। तो अगर कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हम प्लेन में रख लिए, H, तो इसका एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर चला जाएगा। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कैसे होता है, ऐसे। तो अगर 2 को हम पकड़ के रखेंगे स्पेस में, एक प्लेन में, तो एक बाहर जाएगा और एक कहाँ आएगा, नीचे। ये देख लो, यही है टेट्राहेड्रल, दिख रहा है। तो इधर वाला दोनों किस में है, प्लेन में। तो एक बॉन्ड कहाँ गया, प्लेन के बाहर, और एक प्लेन के भीतर। तो इसी तरह से दिखा सकते हैं मीथेन मॉलिक्यूल जो सिंपल लाइन से ड्रॉ किया हुआ है वो क्या है, प्लेन में, और जो क्या है, बोल्ड लाइन से है, और एक क्या है, डॉटेड लाइन से। तो बोल्ड लाइन वाला हाइड्रोजन कहाँ है, ये प्लेन के बाहर है। ये हाइड्रोजन कहाँ है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। और ये भी क्या है, इन द प्लेन, इसको बोल सकते हैं प्लेन के भीतर है ये, इन द प्लेन। तो मीथेन मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? ऑब्वियसली नॉन प्लेनर है, क्योंकि उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी आता है तो कौन सा ज्योमेट्री एक्वायर कर लेता है, टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये शो करता है तो
सेंट्रल एटम के दो हाइड्रोजन को अगर एक साथ पकड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर जाएगा और एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जाएगा। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों, वो भी लिख लेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे ओरिएंट करते हुए ये बॉन्ड एंगल कितना देता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो याद रखेंगे sp3 के केस में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है वो है 109 डिग्री 28 मिनट। तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पूरी तरह जान गए कि मीथेन में कार्बन का चारों एटॉमिक ऑर्बिटल पहले हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, और चूंकि चारों भाग ले लेता है S और तीनों P, तो उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के बनते हैं। उसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन का एक एक ऑर्बिटल, उसके पास एक ही ऑर्बिटल है 1s, वो ओवरलैप कर लेता है। और कैसा ओवरलैपिंग है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। डायरेक्ट ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक सिग्मा और एक पाई। तो जहां पर डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा, कहने का मतलब कि अगर हम ऐसे करते हैं, ये हाथ आया और ये हाथ आया, एक तरह से ये हुआ, तो ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो गया। अब दो हाथ को टच ही करना है तो एक कैसे कर सकते हैं, इस तरह से भी। तो ये भी एक बॉन्ड है, लेकिन ये कमजोर है। ये क्या है, लैटरल ओवरलैप है, और ये क्या है, डायरेक्ट ओवरलैप है। तो डायरेक्ट ओवरलैप से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर लैटरली कोई ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तब बनता है पाई बॉन्ड। तो मीथेन के केस में क्या है, चारों sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s से डायरेक्ट ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जो यहाँ दिख रहा है, चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ज्योमेट्री कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल क्यों होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे खुद को ओरिएंट करता है चारों sp3 ऑर्बिटल। उसके बाद अगर प्लेन में पकड़ के रखे मीथेन के दो हाइड्रोजन को, तो एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर झांकेगा और एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, प्लेन के अंदर चला जाएगा। तो ये कहानी है हमारे मीथेन की और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एथिलीन मॉलिक्यूल या एथीन मॉलिक्यूल के बारे में, और देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तब तक लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।